रहे थे, उसमें बताए थे कि अपन देखिए सांद्रता के बेस पे ही इनको अपन अम्लीय, क्षारीय और उदासीन बताया था। तो देखिए एच प्लस आयन की सांद्रता OH माइनस आयनों से ज़्यादा होती है तो वो क्या होती है, मृदा अम्लीय होती है। जब पीएच लेवल क्या हो, 7 ही हो, तो उस कंडीशन में क्या होती है, उदासीन माना जाता है। तो देखिए क्षारीय मृदा होती है। तो देखिए 7 से ऊपर है तो क्षारीय और कम होते हैं तो अम्लीय होती है। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं, पॉइंट इसमें देखना क्या बताया गया है। तो देखिए आयन की मात्राएं समान होने पर मृदा उदासीन होती है। दोनों मतलब H प्लस, भाई क्या बताया गया है कि ये H प्लस और OH माइनस आयनों की दोनों की सांद्रता इक्वल हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होती है, उदासीन होती है। कैसी होती है, उदासीन होती है। नेक्स्ट देखिएगा कि आशुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। मतलब आशुद्ध जल का मतलब शुद्ध जल का अपन क्या बता सकते हैं, क्या होता है, फिल्टर्ड वाटर मतलब आशुद्ध जल, उस जल का जो पीएच लेवल है वो कितना होता है, वो होता है 7। कैसा होता है, 7। तो देखिए पीएच स्केल लघु गुण की स्केल है, न कि अंगणितीय, इसलिए एक पीएच इकाई का अंतर हाइड्रोजन आयन सांद्रता से 10 गुना अंतर के बराबर होता है। भाई देखिए अपन ये पढ़ते हैं कि कैसे कि ऋणात्मक लोगेरिथम को, ऋणात्मक लघु गुणक, भाई हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता किसको कहेंगे, मतलब ऋणात्मक लोगेरिथम को ही अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। तो देखना कैसे, अगर पीएच 7 की अपेक्षा पीएच 6 में H प्लस आयन की सांद्रता 10 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो देखिए उसमें 10 गुना ज़्यादा आती है तो 1 ग्राम सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित रहता है। भाई देखिए पीएच 7 की अपेक्षा पीएच 6 की बात करें तो 7 गुना क्या है, वो अधिक अम्लीय है। और पीएच 6 की अपेक्षा पीएच 5 में बात करें तो देखिए उसमें पीएच 5 में 6 के बजाय क्या होगी, 10 गुना ज़्यादा होगी, बढ़ी हुई मिलेगी। तो इसीलिए इस अपने इस स्केल से समझ सकते हैं जो आपके सामने स्केल आपको दिख रही है। ये देखे ना 0 से लेकर के 14 तक दिखाया है। तो देखिए 7 से अबव है, उस कंडीशन में आपको कितना दिखाई देता है, अम्लीय। और इधर 7 से अबव दिख रहा है वो क्षारीय है और 7 से कम है वो अम्लीय है। नेक्स्ट देखना मृदा अभिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण। नेक्स्ट टॉपिक आता है मृदा अभिक्रिया का कोलाइडी नियंत्रण। उसमें आता है फर्स्ट प्रतिशत बेस संतृप्ति। बेटा आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रतिशत बेस संतृप्ति को, क्या बताया गया था, प्रतिशत बेस संतृप्ति। उसमें देखिए कुल का अपन देखिए अपन को पता है, जो पार्टिसिपेट करता हूँ उनके आता है। देखिए कैसे कोलाइडी जटिल के विनिमय बसम तथा अधिशोषित हाइड्रोजन एवं एल्यूमिनियम के आपेक्षिक अनुपातों को प्रतिशत बेस संतृप्ति से दर्शाया जाता है। प्रतिशत बेस संतृप्ति मतलब जो विनिमय बसम देखिए उसमें एल्यूमिनियम भी लिया है और हाइड्रोजन आयन भी हैं, उसमें कैल्शियम आयन भी थे, मैग्नीशियम आयन भी थे। और ये जो विनिमय बसम हैं उनके देखिए अनुपात की बात करें किसका, तो अपन को पता है कि ये कोलाइडी जटिल विनिमय बसम और ये आपेक्षिक अनुपात मतलब अधिशोषित जो परत होती है उसकी, और इसका देखिए 1/100, तो वो माना जाता है आपका क्या, प्रतिशत बेस संतृप्त। देखिए प्रतिशत कम बेस संतृप्त जो प्रतिशत है अम्लता ज़्यादा है या 100 के लगभग 10% ज़्यादा है तो उसमें उदासीनता में क्षारकता ही होती है। देखो मिशेल की प्रकृति, समान प्रतिशत बेस संतृप्त विभिन्न प्रकार के कोलाइड के पीएच मान अलग अलग होते हैं। तो ये विभिन्न कोलाइडी पदार्थों के मृदा विलयन को H प्लस आयन देने की क्षमता होने के कारण होता है। उदाहरणार्थ अपन बात करें बेस संतृप्त स्थितियों में कम होने पर भी कार्बनिक जटिल पर्याप्त प्रबल अम्ल विनिमय स्थितियाँ होने के बहुत ही कम पीएच रखते हैं। देखिए बात सुनिए, मिशेल फॉर्मेशन के बाद सुन रहा है कि नेचर क्या होगी। भाई बेस संतृप्ति पे क्या होता है, कोलाइड की पीएच लेवल का मान, भाई ये कोलाइड है ना, उस पर देखिए डिफरेंट वेज में क्या होगा, बेस संतृप्ति का नाम होगा, पीएच डिफरेंट वेज में होगी। ये विभिन्न कोलाइडी पदार्थों की मृदा विलयन को H प्लस आयन की क्षमता अलग अलग होने के कारण होता है। भाई पीएच विभिन्न क्यों है, क्योंकि जो H प्लस आयन की जो क्षमता है वो भिन्न भिन्न होती है,
इसलिए पीएच लेवल भी क्या है, भिन्न भिन्न। उदाहरणार्थ पर देखें तो बेसंतृप्ति की स्थितियाँ कम होने पर भी कार्बनिक जटिल पर्याप्त बल परबल अम्ल विनिमय स्थितियाँ होने के कारण बहुत कम पीएच मान देते हैं। देखिए परबल, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो कार्बनिक जटिल पर्याप्त परबल अम्ल विनिमय परिस्थिति होने के कारण बहुत ही कम पीएच देते हैं, उसमें पीएच कम देता है। तो देखिए इसके विपरीत की अगर बात करें तो आयरन और एल्यूमिनियम के हाइड्रस ऑक्साइड से अधिशोषित हाइड्रोजन का वियोजन अपेक्षाकृत कम होता है। तो देखिए मृदाओं में इस प्रकार के कोलाइड्स की प्रधानता होने से एक दिए गए बेस संतृप्ति पर अपेक्षाकृत अधिक पीएच होगा। तो देखिए सिलिकेट क्ले की अगर बात करें तो अधिशोषित हाइड्रोजन का जो वियोजन है वो ह्यूमस और हाइड्रस ऑक्साइड के बीच होता है। क्या होता है कि ह्यूमस और हाइड्रस ऑक्साइड के बीच में होता है। तो देखिए विभिन्न प्रकार के क्लेज की वियोजन मात्रा भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो देखिए सिलिकेट क्ले विभिन्न समूह अपन ने देखा था, जिनमें जो सिलिकेट क्ले मॉन्ट मोरिलोनाइट साइड जो है, कौन सी, मॉन्ट मोरिलोनाइट, उसमें सबसे ज़्यादा मिलता है मॉन्ट मोरिलोनाइट। मॉन्ट मोरिलोनाइट में सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है, मॉन्ट मोरिलोनाइट समूह में सबसे ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट बात आती है कि इसमें देखिए सिलिकेट मॉन्ट मोरिलोनाइट में सबसे ज़्यादा है। तो हाइड्रस ऑक्साइड क्ले का पीएच 6 से 7 या कोलाइड्स का पीएच 4.4 से लेकर के 5 होता है। भाई अधिशोषित भस्म के प्रकार कौन कौन से, अधिशोषित भस्म कौन कौन से, भाई कोलाइडी जटिल में उपस्थित जो शेष अधिशोषित की तुलनात्मक मृदा पीएच पर प्रभाव अगर देखा जाए तो सोडियम संतृप्त मृदाओं का पीएच लेवल, भाई उसके पर प्रभाव पड़ता है जरूर। तो देखिए विनिमय जो भस्म की अगर बात करें वही कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, उनसे क्या होता है कि उसमें पीएच लेवल ज़्यादा हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि इनसे पीएच लेवल ज़्यादा होता है। अगर ये बात करें कि ये प्रतिशत में वही संतृप्ति उसकी 90 है, तो देखिए वो विनिमय भस्म की बात करें तो देखिए उनका अनुपात है वो अलग अलग रूप में मिलता है, क्योंकि इसका जो पीएच लेवल है वो डिफरेंट फेज में मिल रहा है, भिन्न भिन्न मिल रहा है। तो वो विनिमय भस्म यहाँ पे कौन कौन से हैं तो वो देखना, वो विनिमय भस्म ये रहे कौन कौन से, ये आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम का अनुपात है, जो कि आपका संतृप्ति में बता रखा है वो 90 है, वो संतृप्ति कितनी है, 90 है। तो देखिए मृदा में पीएच में मुख्य परिवर्तन क्या होते हैं देखना। मृदा पीएच परिवर्तन लाने वाले कारक कौन कौन से, 2 समूह में बांटा गया, एक तो अम्ल उत्पादक कारक है, एक क्षारक उत्पादक कारक। तो अम्ल उत्पादक कारक कौन कौन से, देखो कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन की प्रक्रम में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रकार के अम्ल बनते हैं। विच्छेदन से उत्पन्न CO2 पानी के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। ये अम्ल वियोजन के बाद H+ आयन देते हैं, जिसके फलस्वरूप पीएच माने कम होता है। तो देखना इसमें बात ये है कि जो कार्बनिक मैटर मतलब ह्यूमस होते हैं उससे देखिए कार्बन और अकार्बनिक दोनों प्रकार के विच्छेदन से वो उस कंडीशन में क्या होती है, CO2 निकलती है। क्या निकलते हैं, CO2, जो कि क्या करती है वाटर के साथ में रिएक्ट हो जाती है। वाटर के साथ में रिएक्ट होकर के क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड बनाती है, H2CO3 बनाती है, ठीक है। इस वेज में जिसकी वजह से क्या होता है, अम्ल उत्पादक बनता है। H+ आयन ज़्यादा देते हैं तो वहाँ पे देखिए पीएच लेवल क्या होता है, कम होता है। पीएच लेवल जितना कम होगा अम्लता उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अकार्बनिक अम्ल H2SO4 HNO3 की बात करें, जो कि क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। भाई अपन बात करें H2SO4 की और एक HNO3, ये क्या हैं, वास्तव में क्या करते हैं, ये H+ आयन देते हैं। कैसे भाई, टूटने का मतलब देखिए आप बात कर रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड और ये आपका नाइट्रिक एसिड, तो देखिए सल्फर और अमोनियम सल्फेट बनाते हैं। कैसे बताती हूँ, H2O क्या करता है, उसके डिस्क में बता सकते हैं, H2O है वो SO2 के साथ में रिएक्ट होगा तो देखिए H2SO3 बनता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बन जाता है, ठीक है, H2SO4 बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। वैसे ही देखिए नाइट्रिक एसिड की बात करें तो क्या होता है, उसमें भी H2O
NO2 के साथ में रिएक्ट हो जाता है, क्या होता है, NO2 के साथ में रिएक्ट होता है, और जब रिएक्शन इन्वॉल्व होती है तो देखिए H2NO3 मतलब नाइट्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है, और नाइट्रिक एसिड। अब देखिए अधिक ही अगर अम्लीयता बढ़ जाएगी उस कंडीशन में देखिए उसका ह्रांश होगा। तो देखिए नम प्रदेशों में वर्षा अधिक होने से क्षारों का क्या है, इसके द्वारा क्षरण हो रहा है, और ह्रांश होने के कारण उसकी अम्लता बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखना अम्ल उत्पादक कारक। भाई भस्म उत्पादक कारक, अम्ल उत्पादक कारक तो अपन ने देख लिया, SO2 है, CO2 है, NO2 है, ये वाटर के साथ में क्रिया करके अम्ल बनाएंगे और अम्लीयता बढ़ जाएगी, जिसके कारण भस्म उत्पादक कारक देखिएगा। भस्म उत्पादक कारक क्या है, तो देखिए मृदा निर्माण का कोई भी प्रक्रम जो मृदा में विनिमय जैसे, विनिमय भस्म जैसे, कौन से विनिमय भस्म कौन कौन से बेटा, उसमें देखिए कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये देखो आयन प्रोत्साहित करते हैं, जिनके कारण क्या होता है, इनके द्वारा अम्लता में कमी और क्षारीयता में वृद्धि होती है। तो देखिए प्रक्रमों में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रम अपक्षय की बात है यहाँ पे, जिनके द्वारा क्या होता है कि विनिमय धरान खनिजों से मुक्त हो जाता है। फिर देखिए कोलाइडी अधिशोषण के लिए प्राप्य रूप में उपस्थित रहते हैं। भस्म पदार्थों जैसे चूना पत्थर मिलाने से भी, अब देखिए इसमें क्या होते हैं, बस इसमें चूना पदार्थ में भी ऐसा अपन मिला लें तो देखिए कंडीशन क्या बनती है। नेक्स्ट देखना इसमें तो देखिए उसको देखिए अपन क्या बता सकते हैं कि भाई शुष्क प्रदेशों में भी देखिए जहाँ वर्षा बहुत कम होती है वहाँ पे क्षार लीचिंग के द्वारा नष्ट हो जाते हैं क्षारीयकरण के कारण, और उनका एकत्रित होना जरूरी होता है, एकत्रित हो जाते हैं तो उस देखिए पीएच लेवल अधिक हो जाता है, उसमें क्षारीयता बढ़ जाती है। अब देखिए पीएच लेवल को भी प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, उनको देखिए कौन कौन से कारक हैं। पैतृक पदार्थ हैं, अवक्षेपण, कार्बनिक पदार्थों का विघटन, मूल वनस्पति, फसल की प्रकृति, मृदा की गहराई, नाइट्रोजन उर्वरक, जलमग्नता। तो देखिए ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं अपने पास में, ये पॉइंट्स क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं, ये प्रभावित करते हैं। देखिए वो विभिन्न प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसमें देखिए पैतृक पदार्थ अपन देखा है। पैतृक पदार्थ मतलब देखिए जो क्षारीय चट्टानों से निर्मित मृदाओं का जो पीएच अम्लीय चट्टानों से बनी मृदा की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। दूसरी बात आती है अवक्षेपण, जो वर्षा के जल से क्षारीय तत्व जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम, ये क्या हो जाते हैं, निक्षालित हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, बह जाते हैं, तो इनके स्थान पर अम्लीय और एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और मैग्नीज आ जाते हैं, जिसके कारण होता है पीएच लेवल कम हो जाता है। भाई पहली बात तो आती है पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ मतलब देखिए चट्टानों से बनता है, क्या करते हैं, ये चट्टानों से ही बनता है, ठीक है। इसमें ग्रेनाइट है तो ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा उसमें मिलता है, ग्रेनाइट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है अवक्षेपण, क्या है, अवक्षेपण। ये जो अवक्षेपण है इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम और ये मैग्नीशियम आयन है, ये क्या हो जाते हैं, ये उसके साथ में वर्षा के जल के साथ में बह जाते हैं, और ये बह जाते हैं तो उस कंडीशन में एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के जो मैग्नीज इनके जो हाइड्रोजन है वो आ जाते हैं, जिसके कारण पीएच लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट देखना कार्बनिक पदार्थों का विघटन। कार्बनिक पदार्थों के विघटन से कार्बनिक अम्ल CO2 और जल का उत्पादन होता है। भाई कार्बोनिक एसिड मतलब उसमें देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो कार्बोनेट है वो क्रिया करके एक बाइकार्बोनेट बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए जल में विलय होने के कारण निक्षालित तो हो जाते हैं, लेकिन मृदा में अधिक अम्लता मिल जाती है उस कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, मूल वनस्पति की। देखिए जंगली वनस्पतियों के अंतर्गत अपन बात करें, इनके घासों पर निर्मित मृदा की अपेक्षा अधिक अम्लीय होती है। शंकुधारी पौधे जो चौड़ी पत्ती वाले जो पौधों की तुलना में अधिक अम्लता पैदा कर देते हैं। जैसे फसल की प्रकृति की अगर बात करें तो वो घास वाली फसलें मृदा पीएच को प्रभावित नहीं करती हैं।
दलहनी जो फसलें हैं वो पीएच लेवल को सक्षम करने में भी पीएच लेवल कम करने में सक्षम होती हैं। जबकि मृदा की गहराई की बात करें तो भाई जो मृदा अम्लता है वो गहराई की सतह में बढ़ती है समझिए। लेकिन निचली सतह का पीएच पृष्ठ सतह की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। नाइट्रोजन उर्वरक की बात करें तो नाइट्रोजन उर्वरकों से अम्लता पैदा होती है और कम नाइट्रोजन प्रयोग करने से कम अम्लता पैदा होती है। जलमग्नता, तो देखिए सामान्यतः जलमग्नता के कारण क्या है कि इसमें देखिए मृदा अम्लताओं का पीएच लेवल बढ़ जाता है और सारी मृदाओं क्या हो जाता है, घट जाता है। ये वाटर लॉगिंग मतलब देखिए बहुत ज़्यादा उसमें पानी बढ़ जाए तो उसके नीचे में ऐसा होता है। फर्टिलाइजर्स है उसमें भी बता सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है।